गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनपीओ के कुछ क्वेश्चंस को, जिसका मैंने पहले टेस्ट ले चुका था। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज अ समरी ऑफ। तो हम लोग पहले भी ये बात जान चुके हैं कि ये जो हमारा रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट होता है, ये किस चीज़ का समरी होता है। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो इसमें जितने भी रिसिप्ट्स होते हैं उन्हें हम लोग डेबिट में लिखते हैं, और जितने भी पेमेंट्स होते हैं उसको हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक है। और ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स को, ओनली कैश रिसिप्ट्स को एंड पेमेंट्स को लिखा जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डोनेशंस फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। अगर हम लोग को डोनेशन कुछ कंडीशन के साथ मिलता है तो कहता है कि अगर कंडीशन के साथ मिलेगा तो इसको हम लोग कैपिटलाइज्ड करते हैं, मतलब कैपिटल नेचर का मानते हैं, और इसको हम लोग क्या बैलेंस शीट में लेकर जाते हैं। बैलेंस शीट में किस साइड लिखते हैं, तो लायबिलिटी साइड लिखते हैं हम लोग। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड हम लोग चलिए, तो इसका ये क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो डोनेशंस फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू, क्योंकि हम लोग उसको बैलेंस शीट में लिखते हैं अगर स्पेसिफिक पर्पस से डोनेशंस मिला होता है तो, क्योंकि वो हमारा लायबिलिटी बन जाता है और उसको हम लोग को उसी चीज़ में खर्च करना होता है। ओके। नेक्स्ट है हमारा, receipts and payments account is equivalent to profit and loss accounts। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस के इक्विवेलेंट होता है, तो नो, ये लाइन तो फॉल्स है, क्योंकि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग बनाते हैं वो कैश अकाउंट के सिमिलर होता है। ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के सिमिलर तो नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट फॉल्स। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट इज इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो जो स्टेटमेंट जो दिया गया है वो हमारा फॉल्स है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीओ नीड नॉट मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स। क्या एनपीओ को जरूरत नहीं है प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करने का? कैसे नहीं, एनपीओ क्या क्या मेंटेन करते हैं। तो एनपीओ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये प्रॉपर अकाउंट्स तो हो गया, तो मेंटेन करते हैं ना, और मेंटेन करने का नीड तो है, एनपीओ को भी नीड है कि वो प्रॉपर तरीके से अपना अकाउंट्स मेंटेन करे। तो एनपीओ नीड नोट मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स, तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पब्लिक लाइब्रेरी इज अ नॉन प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी। कहता है पब्लिक लाइब्रेरी जो है नॉट प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी है, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू, क्योंकि जो पब्लिक लाइब्रेरी होते हैं उनका प्रॉफिट करना पर्पस नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन कैश आइटम्स आर नॉट शोन इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो नहीं, जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग बनाते हैं
तो उसमें नॉन कैश आइटम हम लोग लिखते हैं, नॉन कैश आइटम को लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये तो एक्रूअल बेसिस पे बनता है ना, तो हम लोग इसको इसमें डेप्रिसिएशन भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो लाइन होगा हम लोग का, नॉन कैश आइटम्स आर नॉट शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फॉल्स। 9 number, the surplus of NPO is distributed among the members। मतलब NPO का जो भी हमारा सरप्लस आएगा, ये सरप्लस को या डेफिसिट को हम लोग करते क्या हैं? क्या सरप्लस या डेफिसिट को मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है? जितने भी एनपीओ के मेंबर्स होते हैं उनको मिल जाता है क्या? तो नहीं। जैसे हमारा पहाड़ी मंदिर, ठीक है, जगन्नाथपुर मंदिर, ये सब देखेंगे तो ये भी एनपीओ हैं, ये भी अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन करते हैं, लेकिन इनका जो भी प्रॉफिट होता है ऐसा थोड़े है कि ये मंदिर के मेंबर्स को दे देते हैं। नहीं, ये क्या होता है, काम आता है किस पर्पस के लिए? तो मंदिर के लिए ही काम आता है। तो उसी तरीके से इसके सरप्लस को या डेफिसिट को हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में कैपिटल फंड के साथ ऐड करते हैं। तो ये लाइन भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। तो यस, ये ट्रू होगा, क्योंकि जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम लोग बनाते थे तो इसमें हम लोग को नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मालूम होता है ना, और इसमें क्या होता है, सरप्लस और डेफिसिट। डेफिसिट यही सरप्लस हो गया, नेट प्रॉफिट, और डेफिसिट नेट लॉस। लेकिन हम लोग एनपीओ है इसलिए हम लोग वहाँ पर नेट प्रॉफिट नेट लॉस नहीं कर सकते हैं। और ये दोनों अकाउंट जो होता है वो एक्रूअल बेसिस पे बनता है, दोनों अकाउंट हमारा एक्रूअल बेसिस पे बनता है। इसीलिए हम कह सकते हैं ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। तो यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एनपीओ नेवर अंडरटेक्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज। क्या जो एनपीओ होते हैं वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज नहीं करते हैं? तो यस, वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज करते हैं। जैसे किसी एनपीओ को रन करने के लिए पैसे का नीड होता है, तो वो एनपीओ भी क्या करते हैं कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज करते हैं। जैसे कोई एनपीओ क्या करती है कि भाई अपने एनपीओ में कैंटीन, ठीक है, कैंटीन ओपन कर दी। ठीक है, तो कैंटीन में वहाँ के मेंबर्स जाएंगे तो उनसे पैसा लिया जाएगा ना सर्विस का। ठीक है, तो एनपीओ भी कभी कभी ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं ये स्टेटमेंट जो होगा फॉल्स होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, अमाउंट रिसीव्ड एज लीगेसी इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अमाउंट हमने रिसीव किया, मीन्स एनपीओ ने रिसीव किया लीगेसी के रूप में, तो इसको हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं क्या? तो नो, लीगेसी कहाँ जाता है? तो लीगेसी का ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में होता है ना, तो ये तो कहता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में होता है क्या? तो नो, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट तो हम लोग का किस साइड जाता है, सॉरी लीगेसी किस साइड जाता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं एक क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग particulars taken from the cash book of a health club prepare a receipt and payment account। हम लोग को इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है, तो हम लोग इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं
और उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें हम लोग मार्क कर देंगे। तो आइए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रिसिप्ट को डेबिट में लिखते हैं और पेमेंट्स को क्रेडिट में लिखा जाता है। इस साइड डेबिट एंड इस साइड क्रेडिट। अब ये ओपनिंग बैलेंस है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो ये किस साइड जाएगा ओपनिंग बैलेंस? तो यहाँ हो जाएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, और कैश में हमारे पास कितना है? तो कैश के फॉर्म में 5000, एंड बैंक में हमारे पास कितना है? तो बैंक बैलेंस हम लोग को 25,000 दे रखा है। दोनों को ऐड करके बाहर कर देंगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 30,000, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक बॉक्स हम और बना देते हैं। तो अमाउंट हम लोग ऐड कर देंगे तो बाहर हो जाएगा 30,000। चलिए, इसके बाद सब्सक्रिप्शन दे रखा है। सब्सक्रिप्शन ये है हमारा 1,65,000। डोनेशंस हम लोग को मिला है 35,000, एंड इन्वेस्टमेंट परचेज किया गया। तो भी सी बात है, इन्वेस्टमेंट मीन्स पेमेंट होता है, परचेज करते हैं तो पैसा हमारे पास से जाता है। तो इन्वेस्टमेंट परचेज कितने का है? 80,000। एंड रेंट हमने पेड कर रखा है, तो रेंट पेड हुआ है, तो पेमेंट हुआ है कितने का? 20,000। एंड जनरल एक्सपेंसेस खर्च में हमने कर रखा है, तो पेमेंट है कितने का? 21,500। एंड हमारा पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेज, तो ये भी इस साइड आ जाएगा, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, ठीक है। ये हमारा 2000 है। इसके बाद कुरियर चार्जेस, ये भी एक्सपेंस है हमारा। कुरियर चार्जेस कितने का? तो 1000। सन्ड्री एक्सपेंसेज, सन्ड्री एक्सपेंसेज ये हमने कितने का कर रखा है? तो 2500। एंड क्लोजिंग कैश इन हैंड, तो क्लोजिंग कैश इन हैंड यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग कैश इन हैंड, ये हमें दे रखा है 12,000 का। अब हम लोग डेबिट का टोटल कर लेंगे और क्रेडिट का, ठीक है। तो रिसिप्ट हमने कितना कर रखा है? तो 1,95,000, 1,95,000, और फिर है 35,000, राइट। तो ऐड करेंगे इसको हम लोग, $2,30,000। मतलब इतना हमने रिसिप्ट किया, और पेमेंट हमने कितना कर रखे हैं वो चेक करते हैं। 5, 5, 2, 4, 5, 7, 9, चलिए तो मैं यहाँ कैलकुलेटर से डेबिट का टोटल कर लिए, ठीक है। ये रिसिप्ट है हमारा, रिसिप्ट हमने किया ज़्यादा और पेमेंट्स हमने कर रखा है कम, तो भी ऐसी बात है हमारे पैसा बच गया। तो कैश इन हैंड इतना था, तो जो बैलेंस बचा हमारा कितने का बचा है? 91,000। तो ये 91,000 क्या हो जाएगा? कैश एट बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्लोजिंग बैलेंस होगा ये हमारा क्लोजिंग कैश एट बैंक, ठीक है।
और ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, या यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, बाय बैलेंस शीट 2 बाय आप लिखें ना लिखें, तो यहाँ पर हो जाएगा 91,000। और दोनों साइड का टोटल कितना हो जाएगा, तो दोनों साइड का टोटल हम लोग कर देंगे 2,30,000, राइट। तो इस तरीके से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे और हम लोग का आंसर हो जाएगा कैश एट बैंक 91,000। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19। यहाँ पर क्या कहता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है। चलिए हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। और फॉर द ईयर एंडिंग क्या हो जाएगा, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा एक्सपेंडिचर, एंड इस साइड हम लोग अमाउंट, इधर इनकम। प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट आप लोग बनाएंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग को दे रखा नहीं है, एक पर्टिकुलर कुछ आइटम दे दिया गया है और उससे कह रहा है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए, और आंसर क्या होगा उसको हम लोग को मार्क करना है। तो फ़ी हमने कलेक्ट किया है, तो ये ऑब्वियस सी बात है रिवेन्यू नेचर का होगा। तो फ़ी कलेक्ट किए हैं तो ये रिवेन्यू नेचर का होगा, तो इनकम में हम लोग दिखाएंगे बाय फ़ी कलेक्टेड। ये अमाउंट कितना हो जाएगा 4,20,000, राइट। एंड ये हो गया काम। सैलरी हमने पेड कर रखा है 3 लाख का, तो एक्सपेंडिचर में होगा ना, टू सैलरी पेड की है, मतलब कि पैसा गया हमारे पास से खर्च हुआ ना, कितने का, तो 3 लाख का। एंड टूर्नामेंट एक्सपेंसेज, ठीक है, ये भी हमारे पास से पैसा गया है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेज कितने का, तो 15,000। एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज ये कितने का दे रखा है 18,000। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज है तो इस एक्सपेंडिचर में होगा टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज। अमाउंट कितने का हो जाएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज 18,000। एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेज 15,000, 15,000 हो जाएगा स्टेशनरी एक्सपेंसेज। एंड रेंट पेड हमने कर रखा है 12,000 का, टू रेंट पेड 12,000। एंड पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंसेज, टू पोस्टेज एंड टेलीफोन, ठीक है, आप लोग पूरा लिख देंगे 10,000। एंड परचेज ऑफ बुक्स, देखिए हमने बुक परचेज किया है तो ये हमारा बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है, याद रखना है। चलिए अब हम लोगों ने यहाँ पर डेबिट का टोटल हम लोग करते हैं और क्रेडिट का, और देखते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रखे हैं या हम लोगों ने इनकम ज़्यादा कर रखा है, ये हम लोग चेक करेंगे। फिर हम लोग को मालूम पड़ेगा कि डेफिसिट होगा या सरप्लस होगा। तो देखिए क्रेडिट का टोटल हम लोग को करना नहीं होगा चूँकि एक आइटम था 4,20,000, और इधर करते हैं तो हो जाएगा हमारा 3 लाख प्लस 15,000 प्लस 18,000 प्लस 15,000 प्लस 22, तो 3,70,000,
3,70,000। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का एक्सपेंडिचर जो है वो कम है, इनकम हम लोगों ने ज़्यादा कर रखा है। तो अब ये सी बात है, हम लोग को क्या हो गया यहाँ पर सरप्लस। ठीक है, तो जो बैलेंस करेंगे तो 4,20,000, इधर भी हम लोग टोटल कर देंगे 4,20,000। तो कितना आएगा इसको जब लेस करेंगे तो 4,20,000 माइनस 3,70,000 तो 50,000। ठीक है, तो 50,000 का हम लोग सरप्लस में चल रहे हैं अभी। यहाँ लिख देंगे टू सरप्लस और बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, मतलब क्या हो गया, एक्सेस हो गया ना इनकम। ठीक है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये 50,000 बैलेंसिंग फिगर हमारा आ गया, तो सरप्लस आया ना, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चंस को आप सभी नोट्स कर लेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।